नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से। सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाएगी। कल दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाएगी। तो आज दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी तरफ से सहमति दी। दोनों ही पक्षों को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर कोई ऐतराज नहीं था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों ही पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंप दी जाए। अब कल दोनों पक्षों की तरफ से अपील की जाएगी, रिपोर्ट कॉपी के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा। उसके बाद कानून संबद्ध रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल बड़ी बात यह है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाए। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कोर्ट ने आदेश दे दिया है रिपोर्ट की कॉपी सौंपने को लेकर। अब कल सुबह ही दोनों पक्षों की तरफ से अपील की जाएगी कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है और रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए दोनों ही पक्षों की ओर से ऑलरेडी प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है। नकल की कॉपी मांगने का एक प्रार्थना पत्र होता है, एक प्रोफार्मा होता है, वो भरकर कोर्ट में जमा कर दिया गया। क्योंकि आज लेट हो गया ऑर्डर आने पर और सभी लोग चले गए थे, इसलिए अब कल इस पर कॉपी सभी दोनों पक्षों को मिल जाएगी। क्योंकि 1000 पन्नों की ये रिपोर्ट है, तो ऐसे में सबको, चूंकि अब हार्ड कॉपी देने की बात है, तो हार्ड कॉपी देने में, उसको बनाने में, उसकी एक सूची बनाने में, क्रमवार पन्नों का पूरा एक दर्ज करने में एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें चूंकि समय लगता है। इसलिए अब चूंकि आज देरी हो गई थी, इसलिए अब कल इस पूरे मामले पर एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो दोनों पक्षों को दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि चूंकि दोनों पक्षों ने कहा था कि जब तक एएसआई सर्वे की रिपोर्ट उनको नहीं मिलेगी तब तक इस सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति वो कैसे दाखिल कर सकते हैं। और कोर्ट ने भी इस बात को माना और अपने लिखित आदेश जो कोर्ट ने जारी किया उस पर इस बात का जिक्र भी है कि आपत्ति दाखिल करने के लिए रिपोर्ट की कॉपी मिलना जरूरी है, रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है, उसका अवलोकन करना जरूरी है, इसलिए रिपोर्ट दी जाती है और इसीलिए ये कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अब कल दोनों पक्षों को रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद दोनों पक्षों को मौका मिलेगा उसको रिपोर्ट को पढ़ने का, अवलोकन करने का, और उसके बाद फिर रिपोर्ट पर जिसकी जो आपत्ति होगी वो आपत्ति दाखिल की जाएगी। तो फिलहाल रिपोर्ट को लेकर आदेश भी आ गया और दोनों की ओर से, दोनों पक्षों की ओर से जो प्रोफार्मा था वो भी भर कर दे दिया गया है रिपोर्ट मिलने के लिए, नकल की कॉपी के लिए। तो अब कल इंडेक्स के बाद रिपोर्ट इंडेक्स कर अदालत की जो इंडेक्स करेगी रिपोर्ट इंडेक्स करने के बाद उसकी दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी दे दी जाएगी। अमित, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाराणसी से एक और बड़ी खबर है। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने के मामले में अपडेट आया है। प्रशासन ने कब्जे में लिया है व्यास जी तहखाना। जिला कोर्ट के आदेश पर कब्जे में लिया गया है तहखाना। बीते दिनों जिला कोर्ट ने फैसला दिया था। व्यास जी परिवार ने आरोप लगाया था, मुस्लिम पक्ष पर कब्जे का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब व्यास जी तहखाने को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर जिला जज की अदालत का फैसला आ गया, तो दूसरी ओर एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके से जिला जज ने निर्देश दिया था कि जो व्यास जी का तहखाना है उसको डीएम अपनी कस्टडी में लें, उसका भी आज इम्प्लीमेंट हो गया है। वहाँ पर एडीएम पहुँचे हैं और उन्होंने पूरा जो व्यास जी का तहखाना था, यानी कि नंदी के सामने की जो जगह थी, उसको कब्जे में ले लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंदिर पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं। मदन जी, क्या हुआ आज और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है पूरा आदेश? वस्तुतः सोमनाथ व्यास जी के नाती के द्वारा 25 सितंबर को प्रार्थना पत्र दे के जिला न्यायालय में निवेदन किया गया था कि जो 1993 दिसंबर तक सोमनाथ व्यास जी का तहखाने पे काबिज थे, उनको निकाल के जबरिया और उसमें बैरिकेड करके घेर करके उसे ब्लॉक कर दिया गया था। और इस प्रकार उनका जो रिचुअल था, पूजा पाठ इत्यादि उस तहखाने में करते थे, उसको बंद कर दिया गया था। तो उसके संदर्भ में जिलाधिकारी, हमारे जिला जज का न्यायालय का आदेश था कि वो जिलाधिकारी उसको अपने पोजीशन में ले लें। और ऐसा प्रार्थना पत्र हमारा भी था कि अगर नहीं होता तो कम से कम उसका कस्टोडियन, उसका स्वामित्व फिलहाल अपने कब्जे में जिलाधिकारी वाराणसी लेके उसमें पुनः पूजा पाठ आरंभ कराएं। तो जिला जज के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने जो व्यास जी का तहखाना था उसको अपने कब्जे में ले लिया है और अब व्यास जी का तहखाना प्रशासन के कब्जे में है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को सलाह दी है। फरवरी में अयोध्या नहीं जाने की सलाह दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। मार्च में दर्शन करने के लिए जाएं मंत्री, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। वीवीआईपी प्रोटोकॉल से लोगों को परेशानी हो रही है। सीएम योगी ने भी वीवीआईपी से अपील की है कि अयोध्या आने से 7 दिन पहले सूचना दें। अधिकारियों को सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दर्शन सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्था सुनिश्चित करने के विशेष अधिकारियों को वहां पर भेजा गया है। और इन सब के बीच बड़ी बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंत्रियों से अपील की है कि आप फरवरी में अयोध्या धाम मत जाइए रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आम लोगों को वहां पर दिक्कत और परेशानी होगी। आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, इस वजह से वहां पर दिक्कत हो सकती है राम भक्तों को दर्शन करने में। लिहाजा अगर आपको जाना ही है तो आप मार्च में वहां जाने का कार्यक्रम तय करिए, फरवरी में मत जाइए। अयोध्या से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंत्रियों से अपील की है कि आप सभी लोग फरवरी में मत जाइए वहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है तमाम वीवीआईपी से कि आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देना होगा, इसलिए आप 1 हफ्ते पहले कम से कम सूचना दें। क्या जानकारी आपके पास? जी अमित, बिल्कुल सही बात है। ये सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बात कही गई थी कि कोई भी अगर वीवीआईपी जा रहा है तो चूंकि इस वक्त व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी शेप ले रही हैं, वो आकार ले रही हैं, कुछ नए नए चैलेंजेस लगातार सामने आते जा रहे हैं। हालांकि अभी आज जो स्थिति है कल से काफी बेहतर है, लेकिन कोई वीवीआईपी आता है तो जाहिर सी बात है उसका एक प्रोटोकॉल लगेगा, पुलिस को उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, सिस्टम को वहां भी लगाना पड़ेगा। और आम लोगों की भीड़, चूंकि 500 बरस का इंतजार है, हर जो आम आदमी भी है, आसपास के जो जिले हैं वहां से लोग पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा थी, चूंकि इस जग जाहिर था, लिहाजा बाहर की स्टेट से भी लोगों ने अपने फ्लाइट करा रखी थी, अपने ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखे थे, बसेस से आ रहे हैं। तो वो लोग यहाँ सब पहले से रिजर्वेशन करा चुके थे, तैयारियां थी उनकी, उनके होटल्स बुक थे, तो उनकी भीड़ अभी भी बनी हुई है। वो दबाव यहाँ के पुलिस प्रशासन पर है। लिहाजा वीवीआईपी जो हैं जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं किया था उनको प्रोटोकॉल देने में दिक्कत होगी, इसलिए ये अपील की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो जाहिर सी बात है, वो सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि 1 महीना कम से कम इंतजार करें, फरवरी के बाद ही उनके जो मंत्री हैं वो आए यहाँ पर। क्योंकि हर व्यक्ति इस वक्त, मैं देख रहा हूं काफी समय हो गया अयोध्या में रिपोर्टिंग करते हुए, हर व्यक्ति वो मोहक छवि रामलला की देखना चाहता है। बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग नंगे पैर हैं, लोग कोहनी के बल आ रहे हैं, कोई लेट के आ रहा है, जिसकी जैसी मान्यता ये लोगों का भाव है, ये लोगों का भाव है ऋषभ, वैसे लोगों को दिक्कत ना हो, राम भक्तों को दिक्कत ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी विस्तार से जानकारी इस बैठक में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। वह इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये अवसर शताब्दियों के बाद आया है, वर्षों के इंतजार के बाद आया है। ये तो वो बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। 22 जनवरी को आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं और प्रवाह भी। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की एक और मूर्ति सामने आई है। श्याम के बाद सफेद रंग में दिखाई दे रही है मूर्ति और मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जा सकता है, ऐसी चर्चा भी है। बता दें कि इस मूर्ति की शिल्पकारी मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने की है। दरअसल राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थीं, जिसमें से श्यामल रंग वाली मूर्ति यानी जो अभी स्थापित की गई है उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था।
महाराष्ट्र से भी राम भक्तों की टीम ने सोने की एक तलवार रामलला के लिए समर्पित की है। इस तलवार का वजन 80 किलोग्राम है। ये तलवार 7 फीट लंबी है। इस तलवार पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। इसके साथ ही इस तलवार पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चिन्ह भी अंकित किए गए हैं। ये तलवार नवी मुंबई के रहने वाले नीलेश अयोध्या लेकर पहुंचे। और उस पे सोने का ये कोटिंग है 24 कैरेट का, और विष्णु जी के 10 अवतार चिन्ह उसके ऊपर बनाए गए हैं। और आज जो अर्पण करने हम इधर आए हैं, ट्रस्ट को अर्पण करने हैं। हाँ, भगवान राम जी। हम लोग 20 लोग आए हुए हैं। हम लोग 2 दिन पहले से निकले हुए हैं महाराष्ट्र से, तो हम लोग इधर आज पहुंच गए देने के लिए। ये ट्रस्ट को हमने अर्पित किया हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर मॉडल की डिमांड भी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बिक्री तेजी से बढ़ी है। 15 दिन के अंदर रामलला की मूर्ति भी आ जाएगी, तब लोग इन्हें अपने घर के मंदिरों में भी रखेंगे, तब बिक्री और बढ़ेगी। क्या क्या बदलाव हो गया प्राण प्रतिष्ठा के बाद से? पहले से बहुत बदलाव हुए हैं। अब यात्री काफी ज्यादा आने लगे हैं और बिक्री भी बढ़ी है पहले से काफी ज्यादा। तो अभी तस्वीर तो आपके पास आ गई है, क्योंकि वो विग्रह अब सामने आ गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उससे पहले कैसे बिक रही थी राम मंदिर का मॉडल? तब भी बिक रहा था, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा है, उसके साथ में कुछ बढ़ गया है। अभी आपके पास कोई मूर्ति का मॉडल नहीं है जैसे आपने ये सजा रखा है? अभी मूर्ति का मॉडल नहीं आया है। मूर्ति का मॉडल लगभग 15 दिन में आ जाएंगे। तो आप उम्मीद लगाते हो फिर बिक्री बढ़ेगी? हाँ, तब काफी बढ़ जाएंगी। अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने कानपुर के कारोबारी को बड़ी खुशी दी है। शहर में 500 करोड़ का कारोबार हुआ। कपड़ा बाजार से लेकर मिठाई बाजार सभी जगह रौनक देखने को मिली। 100 करोड़ का कारोबार कपड़ा बाजार को मिला है। शहर में 500 से अधिक शादियां हुई हैं। 1500 गृह प्रवेश, 5000 से ज्यादा भंडारे हुए। इसके अलावा केसरिया, भगवा, जैकेट, कुर्ता पजामा की भी बहुत अच्छी बिक्री हुई। अयोध्या में जो ये राम का काम हुआ है, राम मंदिर जो बना है, और इस 22 तारीख से कानपुर में मेरे हिसाब से 500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें मिठाई से लेके, झंडों से लेके, लाइटों से लेके, बल्ब से लेके, किस चीज़ का काम नहीं हुआ है। और बस मेरे पास तो इस समय कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जो मैं आपको इस बारे में कुछ बताऊं। व्यापारियों में इतनी खुशी है कि दिवाली से बढ़ के काम हुआ है, और 22 तारीख आजीवन हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश दिवस प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश की प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल भी लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन रहा है। प्रदेश दुनिया में विशेष स्थान बना रहा है। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद भी प्रदेश को प्रश्नवाचक के रूप में देखा जाता रहा। जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी, वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी। और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया। आज परिणाम हमारे सामने है। यानी जहां पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, ओडीओपी की ब्रांडिंग से, उसे प्रोत्साहित करने से, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने से, उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ओडीओपी और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है।
आज सीएम योगी बुलंदशहर पहुंचे। 25 जनवरी को पीएम मोदी की बुलंदशहर में जनसभा होनी है। पीएम मोदी की सभा से पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। नवादा गांव स्थित पुलिस शूटिंग रेंज में 25 जनवरी को पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है और आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की, तमाम तैयारियों को लेकर उनसे जानकारी ली है। पीएम की रैली में कहीं कोई कोर कसर न रहने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर पहुंचे। कल एक कार्यक्रम है, उनकी उपस्थिति में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण है और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हम सब इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और हम सब लोगों को उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ता लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर जनसमूह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सादगी के लिए जाने जाते थे, आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। हमारी परियोजना में कर्पूरी जी के विचार, उनके आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 जनवरी को गरीब काज किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से रामपुर में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। नदी और डूब क्षेत्र की जमीन पर प्लॉटिंग करने का उन पर आरोप है। अब्दुल्ला आजम समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। करीब 400 बीघे से ज्यादा जमीन का यह मामला है। राजस्व टीम ने मौके पर जाकर जमीन की जांच पड़ताल की और जांच में सही आरोप पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। अमीन संजय गंगवार ने मुकदमा दर्ज करवाया। अब्दुल्ला आजम, अनवार सालिम, मोहम्मद परवेज समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। जब हमने जो है मौके पे जिन घाटाओं की शिकायत थी हमने चेक किया वहां पे, तो एक्चुअल में वो घाटा ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे अगर हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1359 फसली जो हमारा बेस ईयर है, जो हमारा देश आजाद हुआ 1952 कह सकते हैं, तो उसमें उसका स्वरूप नदी या डूब का क्षेत्र के रूप में दर्ज है वो, है ना। इसमें बहुत सारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्ट हैं कि इनके स्वरूप को बदलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने जब वहाँ पे चेक किया तो हमारी रिपोर्ट में जो तहसीलदार साहब ने भी प्रेषित थी उसमें यह आया कि इसका स्वरूप चेंज हुआ है। उसी संदर्भ में ये FIR दर्ज हुई है। नदी के डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन पर तथ्यों को छिपा करके छल कपट करते हुए लोगों को धोखा देते हुए बड़े पैमाने पर अनुचित लाभ कमाने के लिए प्लॉटिंग का कार्य किया है। उसके इन कार्य से नदी की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है और व्यापक जनहानि की भी आशंका हो सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलित की कार्यवाही चल रही है। साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के फैसले का मायावती ने स्वागत किया। साथ ही मायावती ने कांशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दलितों और उपेक्षितों को आत्मसम्मान के साथ जीने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक अविस्मरणीय है, जिन्हें करोड़ों लोगों की चाहत अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी है। कौशाम्बी में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से एक बड़ा हादसा हो गया। दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि मां और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना कोखरास थाना क्षेत्र के बमरौली गांव की है। संजय, उसकी पत्नी नीतू और मां कमला देवी बीती रात अंगीठी जलाकर कमरे में सोए हुए थे। सुबह लोगों ने देखा तो तीनों बेहोश पड़े मिले। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना कोखराज के अंतर्गत सुजातपुर बमरौली में ऐसी सूचना पुलिस को मिली। सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित थे उनको एडमिट कराया गया। उसमें से एक महिला की मौत हो गई है। 2 लोग जिला अस्पताल मंझनपुर में एडमिट हैं, उनका अच्छे से उपचार चल रहा है और मामला क्या है उसकी जांच की जा रही है और उसी आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।